कांग्रेस सकपका गई। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। कल तक उनके जो प्रवक्ता थे वो ये कहते रहे कि जी ये तो तंज था, उसके बाद फिर कवर करने की कोशिश की क्योंकि तंज किसी भी एंगल से वो लगता नहीं। अगर जबान फिसली है तो माफी मांग लीजिए, उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि अब इसको ढांपने की कोशिश, इसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश, या अपनी तरीके से बयानों के जरिए शब्दों के जाल में फंसा करके इस मामले को रफा दफा करने की कांग्रेस के जरिए कोशिश की जा रही है। उसकी बात है, जबान फिसलने पर या तो वजाहत आनी चाहिए, बाद में उसे तंज कहना, यह सब क्या है। आइए मैं बात करूंगा अपने खास मेहमानों से, उनका तारुफ पहले मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हैं, बहुत ही अच्छे तीनों प्रवक्ता हैं, बहुत ही खास अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं, पक्ष रखते हैं। और साथ में मनीष कुमार जी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ। सियासी तज्जियाकार मनीष कुमार जी, आपका खैर मकदम है। घनेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी साहब ने खास तौर से आपको मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया है। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार लीडर हैं, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप टेलीविजन चैनल्स में इनको दिन भर देखते रहते होंगे। बहुत ही एग्रेसिव हैं और बहुत तेजी के साथ मुल्क में एक एग्रेसिव लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। आइए तीनों से बात करते हैं। मैं सबसे पहले घनेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। आपकी पार्टी के कौमी सदर राहुल गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के कौमी सदर हैं, उनको यह समझ में नहीं आता क्या कि बोलना क्या है, किस तरह से बोलना है? और अगर जबान फिसली है तो फिर माफी क्यों नहीं मांग लेते? तंज है तो वो कहीं से तंज नहीं लगता, उसी को आप क्लियर कर दीजिए। आपकी पार्टी के लोग भी अलग अलग बातें कह रहे हैं, मतलब कैसे उनको संभालें, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। घनेंद्र जी। इमरान जी, अगर आप पूरा सुना देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और देश की जनता को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो लाइव भाषण सुना था। उस पर राहुल जी ने जो बताया, राहुल जी ने तंज कसते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से बताया कि मसूद अजहर भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यारा था कि उसको जेल से छुड़वाया जाता है, उसके लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट मंगाया जाता है, और प्राइवेट एयरक्राफ्ट में देश का मैंने पूरा सुना, मैं बता रहा हूं, सबने सुना है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको चलाया नहीं। मैं पूरा ही बता रहा हूं जी कि उन्होंने जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो करी, जो तंज कसा, उन्होंने कहा कि जेल से अजहर मसूद को निकाला जाता है, उसके लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट मंगाया जाता है, देश का विदेश मंत्री उसको प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठा के कंधार छोड़ के आता है, और वहां पे उसको जो आज देश के एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब वो रिसीव करते हैं, और उसी अजहर मसूद की वजह से पुलवामा जैसी घटना होती है और हमें 44 अपने जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको उनकी शहादत देनी पड़ती है। तो जिस तरीके की, और आप राहुल जी पे तो आप चर्चा कल से कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मुरली मनोहर जोशी पे भी चर्चा कर लो, आप रविशंकर प्रसाद पे भी कर लो। अरे आप हमें एजेंडा सेट करके देंगे घनेंद्र जी। नहीं, आप अपने अध्यक्ष का बचाव कीजिए। आप ये बताइए कि अगर तंज में भी कहा है तो ये देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? क्या माहौल इस वक्त देश का आप जान रहे हैं, किस तरह का पिछला जो अभी दौर गुजरा है, और उस वक्त उस समय आप एन इलेक्शन के वक्त आप क्या अपनी पार्टी की लुटिया दुबोने की फिराक में है? क्या आपके पार्टी के कौमी सदर को समझ में नहीं आ रहा है क्या? इससे तो ये समझ में आ रहा है जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है, ये आप समझ नहीं रहे। इमरान जी, राहुल गांधी जी को सब पता है कि क्या बोलना है, किस लिए बोलना है और कैसे बोलना है, और राहुल गांधी जी ने, फिर तो दिग्विजय सिंह को भी पता था, मणिशंकर अय्यर साहब को भी पता रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो आतंकवादियों के प्रति प्यार है, जो जिस तरीके से आतंकवादियों को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको उन्होंने उसकी सच्चाई जो है उसको उजागर करा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अजहर मसूद को जेल से रिहा ना करती, उसे कंधार ना छोड़ के आती, तो शायद हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान बच सकते थे, ये उन्होंने बोला है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास घनेंद्र जी। घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ये एक तंज था उन लोगों के लिए जिन्होंने मसूद अजहर को और दहशतगर्दों को छोड़ा था। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो कांग्रेस के कौमी सदर से लेके उनके बड़े प्रवक्ताओं से लेके पैनलिस्ट तक बार बार ये कहते हैं कि कांधार कौन छोड़ने गया था। कांधार जिस आतंकवादी को छोड़ा गया था, उससे पहले यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें सबकी सहमति हुई थी, भारत के तमाम लोग। तब उस वक्त की मौजूदा सरकार ने, क्योंकि वहां पे IC-814 जो जहाज कब्जे में था उनके, उसके अंदर 150 से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग मौजूद थे, उनका पूरा परिवार उससे इफेक्टेड था, पूरा हिंदुस्तान उस तरफ देख रहा था। इसलिए उस दुर्दांत आतंकवादी और उसके साथ जितने भी आतंकवादी हैं वो छोड़ने के बाद उनको उन लोगों ने छोड़ा था। एक बात क्लियर है। उसके बाद आ जाइए आप कांग्रेस की। कांग्रेस में आप हमेशा से देखिए, मैं बार बार इस बात को हम लोगों ने कई बार डिबेट करी है, हमेशा से आतंकवाद को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमने देखा कसाब के वक्त में किस तरीके से बॉम्बे की
बॉम्बे को खून की नदियां, जो एक समुंदर का शहर जिसको कहा जाता है, वहां सिर्फ खून खून दिखाई दे रहे थे। कैसे लोग वहां पे मारे गए, उसके बाद उस कृत्य को करने वाला आतंकवादी किस तरीके से उसको रखा गया, बिरयानी खिलाई गई, और कैसे कैसे कब जाके उसका फैसला और कैसे किया, कितना दबाव बनने के बाद, वो भी हिंदुस्तान ने देखा है। और ये लोग बार बार इस तरह की बातें आतंकवादियों को लेके, ये कोई नया इनका रिलेशन नहीं है। हमने ओसामा जी सुना है, हमने उससे पहले हाफिज सईद साहब कहते हुए सुना। आपके यहाँ के लोगों को भी फिसली है ना। हालांकि नरेंद्र जी नहीं मान रहे कि जबान फिसली, सुन लीजिए तंज कैसी है। आप एक अपने बूथ, मेरा बूथ और मजबूत उनकी जबान फिसली ना, वो कह रहे हैं ना जबान फिसली, आप तो तंज कह रहे हैं ना। आप अपने मौके पर कायम रहिए। तो अगर बताए तो सही कि रविशंकर प्रसाद जी की जबान फिसली थी या नहीं फिसली थी? मुरली मनोहर जोशी साहब ने, अरे आपके कौमी सदर से आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि कौमी सदर बार बार इस तरह की हरकत करते हैं। पीछे भी उनका उठा के देखिए कि कई बार उनके जबान फिसले, उससे पूरे भारत के ऊपर, पूरे भारत के जो लोग हैं ना, वो देख रहे हैं। इस तरह का मजाक आप राष्ट्रवाद को लेके करेंगे तो भारत की जनमानस 2019 में आप यकीन करें कि 44 से नीचे लेके जाएगी। कम से कम आप ये सोचिए कि किसके लिए बोल रहे हैं। आप पुलवामा के 44 शहीदों की बात करती है, अभी सही से श्रद्धांजलि उनको नहीं दी गई। आप लोगों ने सवाल पैदा कर दिया। आपने कहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गए। हमने 1971 के बाद हमारी सेना के शौर्य, हमारे सेना के अदम्य साहस को आप बार बार सलाम कीजिए कि 1971 के बाद हम पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पे हमने जैश ए कमांडर, अरे हमारी सेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी सेना प्रवक्ता भी मैं सुन रहा हूँ कैसे कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। हमने पाकिस्तान के, तो किसने किया? सेना ने, कांग्रेस होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत की सरकार को अगर आप सराहते हैं, भारत के मुखिया को जो इस वक्त प्रधानमंत्री है उसका श्रेय देते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? आप शायद भूल गए हैं कि आप भूल गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आप ही के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। यह है भारतीय संस्कृति का एक बेस्ट नमूना। आप उसी को याद करके देखिए। आपको क्या है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इंदिरा जी को दुर्गा। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। कभी नहीं कहा। क्या बात कर रहे हो आप? आज हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी अभी एक किसी चैनल पे इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा था अपने उसमें, इसको मैं क्लियर कर दूं कि आज के ही एक किसी और दूसरे चैनल पे प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्लियर कराया। तो हम उस संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन आपको नफरत करने की, मेरे कहने का मतलब आपको नफरत करने की राजनीति करनी है तो आप करिए। आप नफरत में हिंदुस्तान को निशाने पे मत लाइए, आप हिंदुस्तान को नीचा मत दिखाइए। ठीक है, मौजूदा ठीक है सर, यासिर जिलानी साहब आ रहा हूं आपके पास। दुनिया आ रहा हूं सर, भारत की तरफ है, आप वो देखिए। मनीष गुप्ता जी, इस वक्त जब पूरा देश, पूरा मुल्क आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक हो रखा है, एक अलग किस्म का जज्बा है, पुलवामा में हमारे शहीदों का गम है, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक जिस तरह से हुई है उसको लेकर जो सवालात हो रहे हैं उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं दो मुल्कों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। ऐसे में इस तरह की बातें इलेक्शन में आना किसको कितना नुकसान करेगी, फायदा? अगर ये बातें जानबूझकर की जा रही है तो किस तरह का फायदा दिखता होगा, ये मुझे समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे तो इस बात से कोई गुरेजी नहीं है। अगर जी कह दिया तो क्या कह दिया, क्या हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं है। भाई अपने सम्मानीय लोगों को जी कहना तो सबकी परिपाटी है। और राहुल गांधी तो अपने दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, तो वो अपने परिवार में, अपने परिवार से जिनको सम्मान दिया जाता है उनको जी कहें तो क्या खास है। उनके सीनियर्स हैं जैसे दिग्विजय सिंह हैं या और लोग हैं, उन नेताओं ने उन सबको साहब जी कहा है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। दरअसल समस्याएं दो हैं। पहली समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि हम ऐसे पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को सम्मान देने से हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट ले लेंगे, जो कि असंभव है। हिंदुस्तान का मुसलमान इन बातों को समझता है, कांग्रेस इस बात को नहीं समझती कि कहीं ऐसा ना हो मुझे इस तरह से वोट मिले। तो कहीं ना कहीं मन में यह भावना रहती है जो गाये बगाए किसी न किसी मुंह के मुंह से निकल आती है। तो पहली तकलीफ हमने तंज किया, ये तंज, मैं उस बात आता हूं। दूसरी बात,
दूसरी बात जो तंज किया, व्यंग किया, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। यह समस्या यह है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अपनी गलती मान के बात को रफा दफा करने की बजाय, जैसा श्री रविशंकर जी ने कहा, राग दरबारी बच जाता है। इनके जो 3-4 पैट लोग हैं जो इनके लेफ्ट राइट रहते हैं, वो बताते हैं कि नहीं जी, यू आर द सुप्रीमो और आपके सब कुछ ठीक है। देखिए, दुनिया में परमानेंट करेक्ट कोई नहीं है। अगर आपके नीचे के लोग, आपके मातहत अनुचर अगर आपको ये नहीं बताएंगे कि ये ठीक है, आपने कुछ गलती कर दी तो उसे सुधारिए, वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। कैसे करके, जो मैंने कहा था उसका एंगल ये था और उसका एंगल ये था, 5 एंगल घूम के क्लाइमेक्स को ट्विस्ट करते हुए आएंगे, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए वोटों का तो भारी नुकसान इसमें होगा। और देखिए, बीजेपी, ये बीजेपी की आप किस्मत समझिए इस वक्त, या राहुल जी की किस्मत समझिए, वो कुछ ना कुछ बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा उनके पास चला जाता है। जितना समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस हो या फिर अपोजिशन हो, उनके पास या तो वो प्रॉपर आपस में जो है ठीक से मिले नहीं है, जुड़े नहीं है, और दूसरा बिखराव है और खासतौर से मुद्दा विहीन स्थिति है अभी भी। और ऐसा लगता है कि सामने से ही मुद्दे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसा एजेंडा सेट करवाया जा रहा है, आप उसका शिकार बन रहे हैं या उस जाल में आ रहे हैं। ये मैं घरेंद्र जी के पास आऊंगा, क्यों आप लोग जो हैं उसमें उलझ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है, आपकी जो रणनीति है, हिकमत अमली है, वो समझ में नहीं आ रही। घरेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। घरेंद्र जी, कहां है कांग्रेस मुकाबले में? अभी तो समझ में भी नहीं आ रही है। पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, मुद्दा विहीन सा लगता है, जो मूल मुद्दे हैं वो नहीं उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा खुद पकड़ा देते हैं और वो 3-4 दिन उस मुद्दे के साथ जो हो जाती है और आप लोगों को बड़ा नुकसान होता है। जवाब दीजिए सर। इमरान जी, मैंने पहले भी कहा था और आज प्रियंका जी ने भी, अभी आपका भाषण में उनका लाइव सुन रहा था, प्रियंका जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि इस देश में मुद्दों पे चुनाव ना हो। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहती है कि देश में जब भी चुनाव हो तो हिंदू मुस्लिम में हो, धर्म के आधार पे हो, राज्य के आधार पे हो, संप्रदाय के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है जो इस तरीके के हालात पैदा करती है, और आप लोग उसको मौका देते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो आपके कौमी सदर ने क्या कहा, ये भी तो देखिए, टेलीविजन पर है, वीडियो पर है। इमरान जी, मैंने उसका पहले भी स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या था? वो तंज था या जबान फिसली? आप ही क्लियर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल जी ने तंज कसा था, व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, उन्होंने पूरे का पूरा बताया कि भारतीय जनता पार्टी तंज किस, मुझे तो समझ में कहीं से भी तंज नहीं आता। वो नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देश को समझ में आ रहा है। देश के लोग बड़े समझदार हैं, और देश का ये जो चुनाव 2019 की आपने बात करी, 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी और देश के वोटर के बीच का। तो फिर क्या दिग्विजय सिंह साहब ने भी तंज कसा था? रणजीत सुरजेवाला साहब ने भी तंज कसा था? पहले ये बताइए, बाद में तो दिग्विजय सिंह ने माफी भी मांगी है इस मामले में, तो वो क्या था? मैं इमरान जी क्या कह रहा हूं कि आपने रविशंकर प्रसाद की बात नहीं कर रहे, आप मुरली मनोहर जोशी की बात नहीं कर रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहे कि 56 इंच की सरकार होते हुए 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश में आ जाता है। आप ये नहीं बात कर रहे कि कश्मीर में मुझे क्या बात करनी है घरेंद्र जी? राष्ट्रपति मैं कर रहा हूं आपसे, और बहुत सारे मुद्दे मैं रोज डिस्कस करता हूं। आज मेरा मुद्दा, मेरा एजेंडा ये है, इस पर बात कीजिए, आप इस पर अपनी वजाहत पेश कीजिए। मैं इमरान जी यही कह रहा हूं कि आप उन लोगों की बात देखिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम क्या है कि चाहते हैं कि देश में मुद्दों पे चुनाव ना हो। हम कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया, उस पर बात कर लो। अब तक 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि किसानों की 1.5 गुना है। मुझे तो ये मुद्दे आप लोगों के जरिए या विपक्ष के जरिए कह रहे महिला सुरक्षा उस अंदाज में तो उठते दिख ही नहीं रहे सर। हम कह रहे राष्ट्रीय सुरक्षा जी कहां दिख रहे हैं? कहां दिख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं इमरान जी कि मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा कौन उठाएगा? मुद्दा विपक्ष उठाएगा ना। विपक्ष ऐसा लगता है कि सरकार के दिए हुए मुद्दे पर खेल रहा है, तो गलत आप जाल में फंस जाते हैं। अगर आप इस तरह की बात करें तो आप तो उनके जाल में फंस जाते हैं। मारा जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मारा जा रहा है। आप देखिए पिछले 5 साल में कहां मुद्दे बन पा रहे हैं? तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं, यही तो पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी बाहर खड़े होकर सड़क पे इंसाफ मांगते हैं। आप देखिए देश में। हाँ, तो ये मुद्दे आपके कांग्रेस को और आपके लोगों को उठाने चाहिए। आप तो मसूद अजहर जी कह करके फंस के 3-4 दिन इसी में लगवा देते हैं। मैं वही कह रहा हूं इमरान जी, मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे चर्चा आप दे तब तो बात करें सर। ये मुद्दा आप ही ने दिया है। ये मुद्दा जिसपे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर ने ही दिया है। कह रहा हूं ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। इन फर्जी राष्ट्रवादियों की को लोग पहचान चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं आप लोग।
ये सारा आरएसएस के एजेंडे पर हो रहा है और आप लोग मुद्दों से भटकाना विहीन करना चाहते हैं, 5 साल बाद डाइवर्ट करना चाहते हैं। जवाब दीजिए। रिपोर्ट ठीक है सर, आपका खामोश रहिए, आपने बोल दिया। देखिए, ये पहले इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को इन्होंने ऐसे वैसे कर दिया है। मैं थोड़ा सा इतिहास से शुरुआत करूंगा। 1975 काला अध्याय भारत का, इमरजेंसी, आपको मैं बता दूं, उससे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में कहीं कुछ देखने को नहीं मिलती। उसके बाद आप आइए, उसी के बाद आपको इसी दिल्ली में नसबंदी का कानून, सबसे बड़ा काला अध्याय, 1984 का सरदार भाइयों का नरसंहार, काला अध्याय। मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं इतिहास में, मैं अभी की बात करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी उसी भाषण में जब बात करते, मैं संस्कार की बात आपको बताना चाहता हूं, तो मोदी चाइना जाता है और मसूद अजहर जो दुर्दांत आतंकवादी है, उसको मसूद अजहर जी बैठते हैं। ये आप इसको भारत की जो जन्म आने से 1.25 अरब, ये देखेगी, ये तौलेगी, ये नापेगी और समझेगी कि कौन कहां खड़ा है। ये क्या बात करें, किस प्रोपेगेंडा की बात करें? क्या पिछले 10 साल के सबसे बड़े घोटाले वाली जो यूपीए की 10 साल की सरकार रही, वो हिंदुस्तान नहीं भूला है? 150 से ज्यादा घोटाले उसी सरकार में, उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक जेल गए, उसी सरकार के एक भी आरोप नहीं। आप जरा सा आंकड़े को एक बार जब आया करिए टीवी पे, जरा सा ध्यान दे। किसको जेल भेज दिया 10 साल के शासन? कौन नहीं जेल गया? कालीगंज जी से लेके इनकी सरकार की कौन नहीं जेल गए? जेल से बाहर आए। आज खुद इनके जो नेता है, चाहे सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, वो बेल पे हैं। नहीं, वो क्या तो बात करेंगे? रॉबर्ट वाड्रा चुनाव से 20 दिन पहले बेल पे, राहुल गांधी हेराल्ड केस पे, चुनाव शुरू होते फिर सोनिया गांधी हेराल्ड केस पे बेल पे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। देश के लोग पहचान रहे हैं आपको। आप हेल्दी डिस्कशन करें, आप लोगों के बीच में जाए तो अपनी चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूँ 5 साल में, मैं बताता हूँ 5 साल में पूरे दुनिया ने देखा है, 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में एक भी दंगा नहीं हुआ है। इमरान साहब, आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, कहीं भी कश्मीर को छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ये सरकार की मजबूत इरादे वाली सरकार की पहचान है। क्या बात करें, मैंने पहले कहा, क्योंकि कश्मीर का जो मामला है वो सरहद के पास है। उसको भी अगर उन्होंने पुलवामा में अटैक किया, हमने पाकिस्तान में घुस के जैश के कमांडर को मारा, हमने उनके तमाम हाइडआउट को नाबूद कर दिया। हमने, हमारी सेना ने आज के मुद्दे पर सेना ने दिखा दिया कि घुस के कैसे मारते हैं, और जो भी भारत देखेगा मारेंगे। योजनाएं जो है, उज्ज्वला योजना से शुरुआत मैं आऊंगा सर, मेरा मुद्दा आज वो नहीं है। 100 योजनाएं, मेरा मुद्दा वो आज नहीं है। ठीक है, लोग लाभार्थी हो रहे हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो। अरे ठीक है यासिर जी, उसमें मैं अलग से बात करूंगा, सारे काम मैं बात करूंगा अलग से। मैं ठीक है, मैं आप इतिहास पे जाना चाहते हैं ना घनेंद्र जी, मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन इतिहास पे जाना चाहते हैं तो फिर मैं याद दिला दूं, 180 लोग मुंबई में मारे गए थे। आर्मी खास तौर से बदला लेना चाहती थी, आर्मी कहीं ना कहीं एग्रेसिव थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये इल्जाम है कि उस वक्त की हुकूमत ने कान ही नहीं धरा, सुना ही नहीं कि कुछ करो। ये इल्जाम है, ये सियासी इल्जाम है और इसको बार बार उठाया जाता है। तो इतिहास पे जाएंगे तो इसको भी देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, और इनका गृह मंत्री कपड़े बदल रहा था। मैं लौट रहा हूं एक और छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा इस छोटे से, चलिए ब्रेक नहीं लेते हैं यहां पर। चलिए मनीष जी, मैं आप ही के पास चला जाता हूं। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह की बातें इस वक्त हुई हैं, पुराना इतिहास भी याद करा दिया गया। मैं अपने मुद्दे पर कायम हूं जी। जिस तरह से आतंकवादी के लिए इस्तेमाल किया है कौमी सदर कांग्रेस ने, तंज कह रहे हैं बार बार घनेंद्र जी, लेकिन बहुत सारी बातें भी ये उठा रहे हैं, कैसे देखें? देखिए, निश्चित रूप से ये तंज नहीं था। अगर आप कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी, देखिए ये जो बात कही वो जनता के सामने रैली में कही, जनता ने सुनी, और अगर पूरे देश में चर्चा है तो तंज नहीं कहा जा सकता था। इसको एक बेटर रणनीति ये होती, उसी समय जुबान की गलती कह के बात को खत्म किया जा सकता था। खैर, मैं 2 बातें इसमें रखना चाहता हूं। 2 बातें हमारे कांग्रेस के नेताजी ने कही। पहली बात यह कही कि जजों को सड़क पर आके इंसाफ मांगना पड़ा। ये निस्संदेह बहुत सीरियस बात हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या आपको याद है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में अब तक की सबसे बड़ी बेंच में फैसला हुआ था कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए, और आप समझ लीजिए उसके बाद जितने भी जजों ने इंदिरा गांधी के कैंसिलेशन के फेवर में वोट डाला था,
उन सबको सालों साल कोई प्रमोशन नहीं मिला। आप इसको कैसे कह सकते हैं? तो ये तो कांग्रेस इस तरह की बातें नहीं करे तो अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पहले आरटीआई जैसा कानून नहीं था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले टेलीविजन का विस्तार कम था, तो ये काले काम होते रहे और छुपे रहे। ठीक है, अब वो सब निकल के आ रहे हैं। तो जब भी कोई काम, अगर कांग्रेस ठीक बात भी कहती है तो बीजेपी वाले उसकी पुरानी बात निकाल लाते हैं कि आपने तो ऐसा 20 बार किया है, तो आप फंस जाते हैं। ऐसे जेल में जाने की बात, भाई कांग्रेस के लीडर अगर ये कहें कि भाजपा ने जेल में किसको डाला, देखिए सरकार कोई किसी को जेल में डालती, जेल में डालने का काम पुलिस का है और प्रशासन का है। पुलिस क्या करती है, एफआईआर करके आपको अरेस्ट करती है, उसके बाद आप बेल ले आते हैं। अब बेल लेने के बाद आप सरकार को ब्लेम करेंगे तो आप गलती पे हैं। मुझे पूरी कहने दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा कितनी बार ईडी हुआ है आप जानते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, सुन लीजिए, तो एक बार आप जुडिशियल सिस्टम में आ गए, फिर आप कोर्ट की मर्जी पे हैं। अब चिदंबरम साहब को कोर्ट ने कितनी बार बेल दी, इस पर कमेंट करने का तो फायदा है नहीं। भाई आप काबिल वकील हैं, आपके पास पूरी टीम है, आप कुछ नए ना नए मौके लेके बेल ले लेते हैं, जज साहब को कन्विंस करके, एक्सप्लेन करके। तो लेकिन वहां सरकार का काम खत्म हो चुका है, ये काम लीगल प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल प्रोसेस में चल रहा है। ऐसे में आप सरकार को दोषी ठहराएंगे तो ये मेरे विचार से तो गलत है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मुंबई हमले के बाद आर्मी, मुंबई हमले पर चुनाव से बिल्कुल मैं घरेन जी से पूछ लूं, अब मुंबई हमले पे आते हैं, जरा एक बार पूरी बात कर दूं जल्दी से। देखिए मुंबई हमले की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारी सरकार की कोई हिम्मत ही नहीं थी, मतलब डिसीजन मेकिंग तो बहुत दूर की बात है, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम आक्रमण करने की सोचें भी। कंपेयर करें मोदी सरकार से, जहां ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए पूरे विश्व बिरादरी को कैसे मोदी साहब ने इकट्ठा करके पाकिस्तान को कोने में कर दिया। वो मंशा, वो हिम्मत, ना रिलेशन, वो सब कुछ था ही नहीं। वो हमारे देश का एक काला अध्याय है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। गणेश जी अब जवाब दीजिए। अब मैं आ रहा हूं, यहाँ रख दीजिए, चलिए आप भी अपना सवाल रख दीजिए, फिर मैं। अच्छा, आप देखिए सब सीनियर लोग बैठे हैं और पूरी भारत के जनमानस के को मैं मुखातिब करके ये बात कहता हूं कि पिछले 5 साल में मुझे लगता है जो हमारी नई जनरेशन आई है, वो जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 356 है भूल गई। आप 10 साल पीछे चले जाइए, जिस सरकार का, जिस मुख्यमंत्री का जरा सा भी, मौजूदा जो सेंट्रल में सरकार होती थी उससे जरा सा भी अगर उसके मुताबिक वो नहीं चलता था, वहां की सरकार गिरा दी जाती थी, वहां का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था। इस तरह का खेल कांग्रेस खेलती थी। आप बताइए कि पीछे 5 साल में यकीनी तौर पे 356 हमारे यंग लड़कों को ध्यान भी नहीं है कि आर्टिकल 356 भी कोई चीज होती है। ये होती है मजबूत सरकार की, मजबूत इरादे से काम करना। वो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए थे जहां राज्यों में दूसरी सरकारें थी और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, लेकिन उसने कभी भी उस अपनी ये जो ताकत है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया। ये भी भारत की जनमानस जवाब दीजिए। और 2019 के चुनाव में, इंतखाब में लोगों के बीच में जब हम लोग जाएंगे, देखिए तो ये बात जरूर रखेंगे। मुद्दे और कन्विंस करने की जो बात है ना आवाम को, वो कैसे बनते हैं ये समझ में आ रहा है। मनीष जी जो बात कह रहे हैं, यासिर साहब जो बात कह रहे हैं, यहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मुद्दा दे रही है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। और इस वक्त आपकी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, क्या उनकी एक बड़ी कमजोरी है या फिर चीजें बिखरी हुई हैं, अभी तक सिमटी नहीं है, समेटी नहीं गई है? ये समझ में आता है। इमरान जी, यासिर भाई, जिनके घर शीशों के होते हैं ना, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। मतलब अरुणाचल, गोवा, मणिपुर में क्या हुआ, कैसे लोकतंत्र का गला दबाया गया। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, आपके पास, सुन लीजिए ना, एक मिनट को सुन तो लीजिए। हाँ, आपके पास अरुणाचल में, मणिपुर में, गोवा में बहुमत नहीं था। आपने लोकतंत्र की हत्या करवाई राज्यपाल के थ्रू, आपने लोकतंत्र को मारा। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम थे, हमें बुलाना चाहिए था राज्यपाल को, और राज्यपाल को आपने इसलिए नहीं बना पाया। वो कंफ्यूज थे, उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार वाली सरकार होगी, इसलिए उन्होंने अपना मत जो है वहां की दूसरी सरकारों को दिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरीश रावत की सरकार को दोबारा बहाल करा। आपकी सरकार ने उत्तराखंड में हमारी हटाई थी, दोबारा इलेक्शन हुआ, आपका सफाया हो गया। छोड़ो, आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे थे ना। आपको हरियाणा में याद है, हरियाणा में मेरे मुद्दे से भटकिए मत, नहीं, आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। गणेश जी 356 का इस्तेमाल फिर भी नहीं किया। इस पर मैं और किसी से बात करूंगा। गणेश जी ये बताइए, आप उल्टी वही बात, ठीक है, मुझे बताइए।
मैंने एक आपकी दूसरा पोल प्लेटफॉर्म सुनिए ना, ये परसेप्शन बन रहा है। जानकारी का बयान कर रहे हैं। सुनिए तो घरेन जी, कुछ अलग परसेप्शन ये अरे आपने लोकतंत्र सुनिए की तो दुहाई दे रहे थे, घरेन जी, मैंने आपके लोकतंत्र की मैंने पोल घरेन जी मेरी बात कि आप सुनिए। कितने बड़े इसका चेहरा है, डेमोक्रेसी उसका को- मुजाहरा आपके सामने आपकी दिख रहा है। सरकारों ने कैसे डेमोक्रेसी का गला दबाया है? कहीं नहीं दबाया। अरे पूरे कहीं भारत नहीं के दबाया। जनमानस ने देखा है। सीबीआई का डिप्टी सवा- चीफ सीबीआई अरे आप सीबीआई की बात करते हैं, आप पिंजड़े का तोता किसको कहा, किसके वक्त में कहा गया? पिंजड़े का तोता सीबीआई को किसके वक्त में कहा? ये भी भारत की जनमानस ने देखा है। घरेन जी, आप घरेन जी, मामले में सुनिए बात ना, कर हर पाएंगे। यासिर साहब सुनिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का गला अरे दबाया। घरेन जी कोई बात कदम सुनिए, नहीं। वहाँ पे मेरा सवाल ईमानदारी सुनिए आई है, घरेन जी, एक एक करके। आई है, यासिर भाई आपसे माफी के साथ मैं कहूंगा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। ये घरेन जी बताइए, परसेप्शन ये बन रहा है कि कांग्रेस की सरकारें या कांग्रेस की क़यादत वाली सरकारें आतंकवाद को लेकर के, आतंकवादियों को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। पुलवामा के बाद जिस तरह की कार्रवाई और देश में जो माहौल बना हुआ है, आप लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये परसेप्शन जो बन रहा है उसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे, उल्टा कहीं ना कहीं उसमें और आप इजाफा ही करवा देते हैं। इमरान जी, ये मेरा सवाल है, मेरे सवाल पे आप जवाब दीजिए। इमरान जी, इस देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए किसने बलिदान दिए? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और जो मोदी नाम के लोग हैं, देश को किसने लूटा? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। ये मोदी का इतिहास और एक गांधी फैमिली का इतिहास है। गांधी फैमिली ने कभी आतंकवाद से कंप्रोमाइज नहीं करा। फिर वही गांधी बात, फैमिली फिर वही ने बात जान आपकी, दे दी। फिर वही हमने बात, अपने दो तीन नेता खोए हैं। फिर वही बात, और भारतीय जनता पार्टी फिर का तो एक आप नेता मोदी था सरकार वो। की तारीफ जिस कीजिए, वीर सावरकर को पुलवामा वीर के कहते बाद हैं। एयर जिस स्ट्राइक के वीर लिए तारीफ सावरकर को कीजिए। वीर आप कहते अपने हैं। नेताओं वो की तारीफ कर रहे हैं तो फिर तारीफ कीजिए, और तारीफ कहता है कीजिए, जेल से आजाद स्वस्थ कर दो। मानसिकता का परिचय जेल से दीजिए, स्वस्थ कांग्रेस राजनीति का फर्क है। अच्छा ये सुनिए ना, कांग्रेस, घरेन भारद्वाज जी फिर तारीफ करेंगे ना, नेताओं की शहादत मौजूदा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण मौजूदा बताएं। सरकार की कार्रवाई की तारीफ करेंगे कि नहीं पुलवामा के बाद? राहुल करेंगे जी या का- नहीं? मैं सुन ले, मैं करिए ना, अरे सुन तो लीजिए अरे इमरान जी। कीजिए ना, आप अपनी इमरान तारीफ कर रहे हैं, अपने जी, नेताओं इमरान के जी, बलिदान सुन की बात लीजिए। कर रहे हैं, मैं हम भी उसी का सम्मान जवाब दे करते रहा हैं, हूं। हम मैं सम्मान उसी का करते जवाब दे रहा हैं। हूं। आप तारीफ मैं कर उसी दीजिए, का जवाब दे बराबर रहा हो जाएगा, स्वस्थ हाँ, राजनीति का उसी- परिचय हाँ, दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। पहले दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, राहुल गांधी जी का वक्तव्य निकलवा लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था, हम सैन्य बलों और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। 10 दिन बाद कहा कि हमको बुलाया नहीं। 21 दलों ने पाकिस्तान ने क्या प्रोपेगेंडा किया उसका आप जानते हैं। घरेन जी, आप जानते हैं वहां के टेलीविजन चैनलों ने दिन भर बहस की कि हिंदुस्तान की 21 पार्टियां जो कि कांग्रेस की क़यादत में है, वो कहती हैं कि इस सरकार ने उनसे पूछा तक नहीं। उसका भी जवाब दे रहा हूं, उसका मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि सब कुछ ऑनलाइन है, अभी निकल जाएगा। पहले दिन 14 तारीख को राहुल गांधी जी का शाम को वक्तव्य आता है। राहुल गांधी जी प्रेस के सामने आते हैं, कहते हैं कि हम सरकार और सैन्य बलों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार जो कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ करेगी, हम उनके साथ हैं। ये दूसरी जो बात आपने कोट करी, ये तब आता है जब नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कन्याकुमारी में रैली करते हैं और कहते हैं कि हमें अभिनंदन पे इसलिए गर्व है कि वो तमिलनाडु का है। जब अभिनंदन जैसे देशवीर को वो चुनावी राजनीति के लिए मंच से उठाते हैं, तब राहुल गांधी जी कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, सेना पे राजनीति मैं समझ नहीं गया, होनी मैं समझ चाहिए। गया। मनीष जी, क्या शुरुआत दूसरी तरफ से हुई जिसका फिर इन्होंने जो है कहीं ना उसको लपका? राजनीति का हथियार इन्होंने बनाया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल आपके देखिए, अभी मैं जब घरेंद्र जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था तो उन्होंने 2-3 बार राहुल जी का जिक्र किया। जब राहुल जी का जिक्र किया तो इनके मन में नैरेटिव ऐसा कोई सेट नहीं हो कि मैं राहुल जी के नाम के आगे जी लगाना है। दरअसल जिसको हम सम्मान करते हैं तो हम उनके नाम के आगे जी लगाते हैं। हम आपके नाम के आगे इमरान भाई है, इमरान जी कहते हैं तो ये नॉर्मल है, हमें याद नहीं करना। तो ठीक ऐसे ही जब राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि भाई अजहर मसूद जी, सुन लीजिए ना, तो वो जी उनके फ्लो में निकला है भाई। अब आप इसको तंज कह दें, सच्चाई यही है। कांग्रेस का आप वो दीजिए। मनीष जी को पॉलिटिकल एनालिस्ट की जगह संघ समर्थक लिखो आप संघ समर्थक नहीं, लिखा ठीक है, वो सच है, आप आप सच भाषा बोल रहे हो। आप सच क्या उनकी है? दलील का जवाब देखिए, आपने राहुल गांधी जी कहा, मुझे अच्छा लगा। मैं घनेंद्र जी कह रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। भाषा बोल रहे हो, संघ में ट्रेंड है जी बोलने का। तो राहुल जी भी इसका मतलब तो क्या राहुल गांधी जी भी आरएसएस से कुछ जुड़े हुए हैं का क्या? ट्रेंड है। हाँ। नहीं, राहुल जी का ने तो जो बोला है वो मैं नेहरू फिर जी बोल तो रहा गए हैं, हूं। मैं फिर वो बोल रहा शाखा हूं एक कि दो बार भारतीय गए हैं। जनता पार्टी के लिए अजहर मसूद जी था, उसको जेल से निकाला जाता है, उसके लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट मंगाया जाता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है और देश का विदेश मंत्री कितना शर्मनाक। अगर इतिहास की बात करेंगे नहीं, तो कश्मीर समस्या का जन्मदाता ही कांग्रेस है। ठीक है, ठीक है। और कश्मीर आज सही का यासिर जिलानी साहब, अजीत ये डोभाल बताइए, वहाँ पे अजहर मसूद को रसीद ये या करता है। तो बोल, ये इतिहास है भारतीय नहीं, जनता ये या पार्टी तो का। बोलकर फंस गए हैं या फिर जो है चीजों को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है एज अ विपक्षी, एज अ पॉलिटिकल लीडर,
आप भी इस तरह की बातें, आप तर्जुमान हैं, रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें रखते हैं। घरेंद्र जी खुद बहुत माहिर तर्जुमान है, लेकिन कई बार चीजें ढांपी भी नहीं जा सकती, हालत ही। देखिए, मैं तो तमाम चैनल्स पे देख रहा हूँ मीडिया के अंदर कि कांग्रेस बैकफुट पे है, जवाब देना नहीं बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पे भी जो हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वो अब किस नाम के आगे जी लगाए ये भी भूल गए हैं कि अपने कौमी सदर के नाम के आगे भी जी नहीं लगाया इन्होंने बात करते वक्त, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद कोई बात पकड़ में ना आ जाए। देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेते। आपने पहले ही बहुत अच्छी बात कही कि जैसे इनके मुंह से निकला था उसी वक्त माइक पे कहते, सॉरी बोल देते, ये मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता। लेकिन इन लोगों ये इंटेंशनली नहीं, आप देखिए, एक भारत के जो सबसे बड़ी पार्टी ये कहते हैं, सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं, इमरान जी, कोई तंज नहीं है, राहुल जी को बातों पता लगा रणनीति है इनकी, जानबूझ के इस तरह की चीजें ये बार बार करते हैं। क्योंकि सुन लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, सुनिए मेरे सवाल को एक बार जोड़ लीजिए। ठीक है, आपके लीडर कहें तो ये मजाक, सुन लीजिए, इनके लीडर कहें तो आप देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ लेते हैं। ये भी बात समझ में नहीं आती। प्रश्न चिन्ह कब बनता है? मैं एक तरफा नहीं जाऊंगा। नहीं, आप मत जाइए। आप बहुत अच्छे सहाफी हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न चिन्ह कब उठता है किसी के ऊपर? जब आपको उस एक अल्फाज में भी वोट दिखाई देता हो, तुष्टीकरण दिखाई देता हो। जी कहने से उनका एक मतलब ये था कि वो उस वोट बैंक को मैसेज देना चाह रहे थे। तो क्या भारत कि देखिए, सुन लीजिए, मसूद अजहर को जी कहने से खुश हो जाएंगे? वो जबकि नहीं होंगे, लेकिन जो सियासत अभी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की जो राजनीति करी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, सुन लीजिए, मुसलमानों को बेवकूफ बना के डराया हमेशा से। जब जनसंघ थी तो ये डराते थे कि जनसंघ आ जाएगी, भाजपा जब आई तो भाजपा से डराते थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। आप बताइए, पिछले 5 साल में जितना मुसलमान भारत का मजबूती से अपना सर उठा के बाइज्जत शहरी की तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी देश में मुसलमान इतनी इज्जत, इतनी शान शौकत से नहीं रह रहा होगा जो ये 5 साल में हुआ है। इससे पहले आप देख लीजिए क्या हालत थी। हाँ, मैं जब रेशियो में आऊंगा जॉब के अंदर कि किस तरह की सरकारी जॉब में भी मुसलमानों का रेशियो इस 5 साल में बढ़ा। आप कहेंगे कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है, मैं बुलाऊंगा आपको ऐसा। हाँ, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस की जो हर चाल तुष्टीकरण से तुष्टीकरण की तरफ जाती है, उसको बंद करें। ठीक, नहीं तो भारत की जनता, जनमानस इन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं समझ गया भाई, समझ गया आपका सवाल। ध्रुवीकरण के चक्कर में, आप ध्रुवीकरण के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की चीजों को खत्म करें। अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो जो 44 का फिगर है वो 4 के ऊपर आके रह जाएगा। मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवानों का दर्द समझता हूँ, और नौजवानों को जिस तरीके से इस सरकार ने जोड़ा है अपने कामों में। ठीक है ना, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, और हर तबके के, हर जाति के, अरे आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, सुन लीजिए ना। गलत है घरेंद्र जी, देखिए घरेंद्र जी सुनिए ना, संगीन इल्जाम है, सुनिए ना, चुनाव का वक्त सुन लीजिए। आप उनको भी धर्म में बांट रहे हो। घरेंद्र जी सुनिए ना, धर्म में बांटने का काम कांग्रेस करती है। घरेंद्र जी सुनिए, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं, हम संगठनात्मक बात को रखते हैं, वही बात रखते हैं, ठीक है, जुड़ी हुई है, भारत के जनमानस के विकास से जुड़ी हुई है, भारत के जनमानस और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हर चीज में सियासत ढूंढी जाएगी घरेंद्र जी, चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है घरेंद्र जी, हर चीज में सियासत ढूंढी जाएगी। आप काउंटर कीजिए, आप काउंटर कीजिए। पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया, आप काउंटर कीजिए ना। सियासत तो मेरे ख्याल से एक एक लफ्ज पर ढूंढी जाएगी सर, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बचकर चलना होगा। चुनाव है, यहां सियासत नहीं होगी तो कहां होगी? भजन होंगे? नहीं, हर चीज में नहीं। देखे, देश पहले है, देश में सरकार किसकी रहेगी, किसकी जाएगी, वो किसी को नहीं पता। कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की चली जाएगी, लेकिन देश नहीं रहेगा। हमें देश हित में कई चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, खासकर धर्म नजरअंदाज करना पड़ेगा, खासकर धर्म को, मान सकते हैं, नौजवान को, किसान को, अवशोषित को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को। आप इनको मत बांटो। ये देश के वो लोग हैं जो सालों साल से पीड़ित हैं। आप इनके दुख श्रीमान जी, कोई बात नहीं रहा है। दहशत गर्दी पे कोई भी साथ खड़ा होगा, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, ये क्लियर है। उसको पढ़ाता लिखाता है, और वो जब नौकरी मांगने जाता है तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पकोड़े बेचो।
ये मजाक है देश के नौजवानों। सुन लीजिए ये क्या करवा रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश से आपका ताल्लुकात है, क्या हो रहा है इमरान भाई? वहां पे क्या नौजवानों को क्या कहा जा रहा है? आप पढ़ लिख के हैं तो आइए बारातों के अंदर बैंड बजाइए, आप गाय चराइए, आप मवेशी चराइए। ये वायदा किया था नौजवानों से। नौजवान इस बार आपको वहां 0 सीट देगा। जो आपने वायदा, झूठा वायदा किया था वो सामने आ गया है। आप मध्य प्रदेश के नौजवानों से सीख ले लीजिए। जिस तरीके से आपने झूठा, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से झूठ बोला था, नौजवान इस बार बदला लेगा मध्य प्रदेश में। आप बैंड बजवाने की बात करें, इस पर भी हम और बात करें। रोज बात करनी है, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। गणेश जी को बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, ठीक है? मोदी जी की ठीक है, ठीक है। मैं एक गर्दी पे जी किसी मेरे मुद्दे पर आइए, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र के मुकुट पे अगर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, किसी दुर्दांत आतंकवादी को जी कहेगा, साहब कहेगा और उसको श्रीमान कहेगा, भारत के लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनीष जी, ये क्लियर। मनीष जी, हालांकि आप पर इल्जाम लग गया है कि आप संघी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, ये भी एक एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर ठीक है, ठीक है। संघ में एक बार आइए तो सही, समझिए तो सही, शाखा में आएंगे आप बदल जाएंगे। अरे ठीक है ना, आप बदल जाएंगे। अरे ठीक है ना, आऊंगा। कौन संघ में गया, कौन नहीं गया, हमें पढ़ा रहे हो? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? अरे ठीक है, मुझे इतना बता दीजिए मनीष जी, मुझे इतना बता दीजिए, मैं इस चर्चा को खत्म करूं, उससे बता दीजिए, अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं, अगर ये तंज भी है, जबान भी फिसली है, जिस तरह का मूड है, अपने अपने ढंग से सब कवर कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, होना क्या चाहिए इन हालात में? अगर मान लीजिए जबान की, अगर ये क्योंकि किसी की भी फिसल सकती है, इतनी रैलियां बिल्कुल कई किसी से भी। हाँ, और ये सही मायनों में है। मैं ये सोचता हूं कि उन्हें इस मुद्दे को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये हम ऐसा बोलना चाहते थे और ये तंज है। राहुल गांधी अगर इस बात को अभी भी क्लैरिफाई कर दें तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ये मामला निपट जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि वो इससे चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी इस पर इमीडिएटली क्षमा मांग लें और भूल सुधार की बात करें, मैं समझता हूं भाजपा के पास से मुद्दा वापस छीन लिया जाएगा। उन्हें अपनी, देखिए, छोटी, आप बॉलिंग करने जाते हैं क्रिकेट के मैदान में तो पीछे हटने को आपकी हार नहीं कहा जाता। पीछे हटने का मतलब आप गेन कर रहे हैं और आपको ज्यादा तेजी से बॉल फेंकनी। मान ही नहीं रहे ना कि जबान फिसली है, वो तो कह रहे हैं ये हमारा यही एक मुद्दा है। और ये देखिए, जरासी चिंगारी तो जो दलाइल यहां पर दी गई कांग्रेस की तरफ से, आप एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर उसको किस तरह से लेते हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं? निश्चित रूप से ये छोटी सी चिंगारी अगर तूल पकड़ जाए तो बड़ी आग बन जाएगी। जैसे मौत का सौदागर एक छोटा सा स्टेटमेंट था, या सोनिया जी बाटला हाउस पर रोई, छोटे से स्टेटमेंट थे, लेकिन इन्होंने जनमानस में फिर मुझे याद आता है जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के इलेक्शन के दौरान, दूसरे वाले इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा माफी मांगकर कह दिया था कि हमारे से गलती हो गई, आप हमें एक मौका दीजिए। भारी बहुमत के साथ वापस आए थे। देखिए ना, ये भी तो ये समझना ही नहीं चाहते जी। अब ये समस्या ये है, ये समस्या। अच्छा, एक बात, राहुल गांधी पर्सनली चूंकि राजनीति में बहुत अनुभवी नहीं है, उन्हें एक मिनट राजनीति में नहीं बिताते हैं, तो उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है अपने एडवाइजर्स के ऊपर। तो एडवाइजर्स जो सलाह देते हैं, एडवाइजर से अगर गलती हुई है, होती है बेसिकली एडवाइजर से। अब एडवाइजर की गलती हुई, वो कहकर मैंने अपनी गलती मान ली तो राहुल गांधी जी से मैं पिटूंगा, इसलिए इससे बेटर अपनी गलती बताओ ना, उसको जस्टिफाई कर दो। तो संभवतः ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसने ये सलाह दी कि ऐसे बोलो, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, हम कल से देख रहे हैं उनके तमाम प्रवक्ताओं को, और गणेश जी ने भी इस बात को माना कि ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये प्लान हमने बोला है, ये बोला और हमने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए बोला। किसी भी इसका मतलब वो ये नहीं मानेंगे कि ये गलती है, ये निश्चित रूप से नहीं मानेंगे। एक बड़े नेता के एक लेक्चर को कम से कम 3-4 बार अलग अलग लोग वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। सब कुछ वेल प्लान्ड होता है, डिस्कस्ड होता है। अगर हम कोई गलती भी कर रही है तो जानबूझ के करनी है और उसकी डिफेंस भी तैयार रखनी है कि विपक्ष इसका मुद्दा बनाएगा दूसरी पार्टी और हमें इसमें यह कहना है। तो मैं ये मानने को अपनी जानकारी के मुताबिक तैयार नहीं हूं कि यह तंज है। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से गलती है, गलती, लेकिन उसे तंज कहा जा रहा है, तंज कहा जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो दलाइल दी जा रही हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं, वो अभी तक जो है ठीक से काउंटर नहीं हो पा रहा है। भाई देखिए, सांप निकल गया है, अब लकीर पीटने वाली बात रह गई है। अब अगर गलती बोलेंगे तो चूंकि इस बीच 6-7 बहुत हो चुकी है। सुबह बोली थी, 1 घंटे बाद अगर स्पष्टीकरण आ जाता है,
उसको कांग्रेस को समझना होगा। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको, अब गलती मानने के लिए कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा ट्वीट करना होता है। ये एक ट्विटर जैसी चीज बन गई है कि भाई आपने ट्वीट किया कि ये हमारी गलती थी, इसको इग्नोर किया जाए, बात खत्म हो जाती है। तो वो आज भी ट्विटर से ही पॉसिबल है और उसके लिए कोई पीसी करने की जरूरत नहीं, बात खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, सैयद यासिर जिलानी साहब आपका, घनन जी आपका। तो अब देखना होगा, हर रोज जबान पकड़ी जाएगी, हर रोज जबान फिसलेगी भी, हर रोज जबान से कुछ नया निकलेगा। अब वो हिकमत अमली भी हो सकती है, कभी सडनली भी हो सकता है, लेकिन दिलचस्प होगा देखना, सुनना, समझना और इस पर बात करना, क्योंकि चुनाव है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। आप रहिए जी सलाम के साथ।